आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 23 अगस्त की तारीख है। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 चांद की उस सतह पर लैंड हुआ है जहां आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हो सका। लेकिन आगे आने वाले दिन मिशन के लिए कितने क्रिटिकल रहने वाले हैं, इसी बड़ी खबर से दिन भर की शुरुआत। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स समिट में आज का दिन भारत के लिए क्यों खास रहा, इस कहानी की भी तफ्तीश करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा की उस बैठक पर भी चर्चा होगी जिसमें सुप्रीमो मायावती तो पहुंची, मगर पार्टी का पोस्टर बॉय कहे जाने वाले इमरान मसूद नहीं पहुंचे। क्या बसपा में कुछ बड़ा घटने वाला है? पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट पर बात करेंगे। मिजोरम में एक रेलवे ब्रिज गिरा है, 17 लोगों की मौत हो गई है। हादसा कैसे हुआ, किस कंपनी के पास ब्रिज का टेंडर था और उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद आपको सुनाएंगे भौचक, लेकिन पहले वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर की सफलतापूर्वक लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। चंद्रयान के सफल लैंडिंग पर बोले प्रधानमंत्री, कहा अब हम आदित्य L1 मिशन करेंगे लॉन्च। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज। आर प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया दूसरा मैच भी ड्रॉ, अब टाई ब्रेकर से होगा चैंपियन का फैसला। क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक की मौत की खबर निकली फेक, हेनरी ओलंगा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद शर्मा पर ईडी की नकेल, घर पर पड़ी रेड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. द भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आई इस आवाज को करीब 1.5 महीने हो गए हैं। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। सतह भी वो जहां आज तक किसी देश ने लैंड करने की कोशिश नहीं की, यानी चांद का साउथ पोल। आज तक सारे स्पेसक्राफ्ट चांद के इक्वेटर के करीब ही लैंड हुए थे। इस ऐतिहासिक मोमेंट पर पीएम मोदी ने लैंडिंग के तुरंत बाद देश को संबोधित किया। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, नए भारत के जयघोष का है। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय हुआ कि क्या चांद पर लैंड करने का ये मुफीद समय है या नहीं, क्योंकि अगर फैक्टर तय पैमाने पर नहीं होते तो लैंडिंग 27 अगस्त के लिए टाल दी जाती। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, उसकी लैंडिंग गति कछुए की गति से भी कम कर दी गई ताकि क्रैश होने की संभावना ना के बराबर रहे। आखिरी के 17 मिनट सबसे मुश्किल और चुनौती से भरे रहे। इन 17 मिनट में लैंडर ने खुद से काम किया और इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकी। इससे पहले देश भर में चंद्रयान 3 के लिए पूजा पाठ होता रहा। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर लैंडिंग की बात करते हैं। इसरो ने इस जगह को ही क्यों चुना, वजह क्या है इसकी, यही पूछा हमने इसरो में पूर्व स्पेस साइंटिस्ट और चंद्रयान 2 जैसे कई स्पेस मिशन से जुड़े साइंटिस्ट मनीष पुरोहित से। एक्चुअली क्योंकि साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्चुअली हम साउथ पोल पे नहीं जा रहे, हम साउथ पोलर रीजन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि पानी मिल सकता है। मून इम्पैक्टर प्रोब था जो अपने चंद्रयान 1 में एक पेलोड था, उसने एक हिंट दिया था कि वहाँ पर लावा ट्रेल्स मिले थे और पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस था।
तो उसी के बाद चंद्रयान 2 प्लान हुआ था, अनफॉर्चुनेट रहा, हम प्रॉपर्ली लैंड नहीं कर पाए। तो अब चंद्रयान 3 में भी हम उसी एरिया में लैंड इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। अगर हम वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, बिकॉज वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी कि हम वहाँ पे सॉफ्ट लैंड कर सकते हैं, हम वहाँ पर रोवर को मूव कर सकते हैं और कुछ इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हम वहाँ पर कर रहे हैं तो हम मतलब कंप्लीट एक दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि हम कैपेबल हैं और हम नेक्स्ट ऑप्शन है। और वो पार्ट वो है जहां पर पूरी दुनिया पहुंचना चाह रही है। लूना 25 भी वहीं लैंड करना चाहता था, बट देन अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा, नहीं कर पाए लैंड। मनीष, अब जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है तो अब आगे ये क्या करेगा? पूरा मिशन जो है ना ये 14 डेज का है, तो अर्थ के 14 डेज के हिसाब से सारा काम होगा। उसके बाद लूनर नाइट सेट इन हो जाएगी, तो अर्थ के नेक्स्ट 14 डेज के लिए वहाँ पर काफ़ी ठंड होने वाली है, सूरज दिखना नहीं है। तो जब तक सूरज हमें दिख रहा है, जब तक हमारे पास सोलर एनर्जी, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल की हेल्प से, हीटर्स को रन कर रहे हैं और वहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम मैनेज कर रहे हैं। बट दैट इज़ ओनली फॉर 14 डेज। एक बार सूरज चला गया तो पावर जनरेशन का प्रॉब्लम होगा, बैटरीज जो हैं वो नहीं चला पाएंगी 14 डेज के लिए। और हमें उस वक्त जब लूनर नाइट्स होती है बहुत ठंडी होती हैं, तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मिशन की लाइफ ही 14 डेज रखिए। उन 14 डेज 24/7 विल बी कनेक्टेड। आज तक रेडियो से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पुरोहित। तो चंद्रयान 3 के बाद भारत में जिस खबर की चर्चा है वो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन। समिट के दूसरे दिन आज ब्रिक्स के नेताओं का संबोधन था और तभी चीन ने कोल्ड वॉर की चर्चा छेड़ दी। कहा कि हमें शांति बनाए रखनी पड़ेगी, कोल्ड वॉर अभी भी दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद बोलने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई। उन्होंने ब्रिक्स की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी बात रखी। स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत दक्षिण के देशों को विशेष महत्व देने के कदम का स्वागत करता है। पीएम मोदी का ये बयान खास इसलिए है क्योंकि ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सहित 40 से ज्यादा देश इस मंच से जुड़ने के इच्छुक हैं। इन देशों का मानना है कि ब्रिक्स से जुड़ने पर उन्हें न सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेंगे बल्कि पश्चिम के अमीर देशों के वर्चस्व से मुकाबले में भी मदद मिलेगी। कल फोरम में चीन के प्रतिनिधि ने भी कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के विस्तार की बात कही है जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर को और मजबूत किया जा सके। इसके पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बात करते हैं। उनके आज के संबोधन की 5 इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थीं, ये पूछा हमने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह से। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रधानमंत्री ने कहा वो था कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा और एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी वो बनाया है। और इसको अगर मोटे तौर पे देखें तो उसको उन्होंने लिंक किया है इसके मेंबरशिप या सदस्यता को बढ़ाने को लेकर भी। उसके अलावा कोऑपरेशन या आउटर स्पेस में सहयोग उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आज ही हम सफल प्रक्षेपण किया है हमने चंद्रयान 3 का। उसके अलावा उन्होंने एक संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्शियम एक बनाया जाएगा। उसके अलावा एजुकेशन इन ब्रिक्स कंट्रीज, यानी ब्रिक्स कंट्रीज में जो सहयोग हो सकते हैं शिक्षा को लेकर, और अब एक दूसरे राज्यों के जो स्किल हैं, जो उनके हुनर हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, खासकर ट्रेडिशनल मेडिसिन या पारंपरिक औषधि में, और जो चीता या लेपर्ड या बिग कैट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। इस पर सिरिल रामाफोसा ने एक कमेंट भी किया कि हमारे पास बहुत चीता हैं, जितना चाहे आप ले जा सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर उनका सजेशन था ब्रिक्स को जो उन्होंने दिया। अमिताभ जी, भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है, साथ ही ये भी कहा है कि G20 में भी वो ग्लोबल साउथ को अहमियत देना चाहता है। चीन ने भी कल इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो आप इस विस्तार को कितना अहम मानते हैं? क्या ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में ये एक अच्छी पहल होगी?
देखिए, ब्रिक्स का विस्तार किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स जो बनाया गया था वो ग्लोबल साउथ के लिए बनाया गया था, एक वैकल्पिक या नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए बनाया गया था। और साथ में उसका जो ऑब्जेक्टिव ये भी था कि पश्चिमी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, और उनके जो कंडीशनैलिटीज होती हैं जब वो लोन देते हैं या मदद करते हैं, तो उससे विकासशील राज्यों में, ग्लोबल साउथ में बहुत प्रॉब्लम होता है उसको मीट करना। और इसी का एक पहल था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन बहुत जरूरी है और इस पर एक तरह से मतैक्य भी हो गया है। अब तक हम यही मान रहे थे कि भारत को शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो बढ़ाना चाहते हैं इनके नंबर। लेकिन बढ़ाने के पहले ब्रिक्स के सदस्यों को कुछ शर्तें मनवानी होंगी या एक नए मापदंड बनाने होंगे जिसके तहत वो ब्रिक्स के सदस्य बनाए कि इकोनॉमी का क्या स्केल है, वो ब्रिक्स को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिर्फ ब्रिक्स की सदस्यता ही नहीं, यानी ब्रिक्स को कैसे एनरिच किया जाए, समृद्ध किया जाए, उस पर भी एक बहस होनी चाहिए, उसका भी एक मापदंड होना चाहिए। ये सिर्फ कोरी बातें ही ना हो जाए। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड और जितने बड़े राज्य हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, वो कहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए। कैसे एक्सपेंशन होना चाहिए, इस पर सब चुप हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति एटलीस्ट ब्रिक्स की सदस्यता को लेकर नहीं आनी चाहिए। साउथ अफ्रीका से जो भारत की बायलेटरल मीटिंग हुई है, उसमें दोनों देशों की क्या फाइंडिंग्स हैं, उनके लिए क्या निकल कर आया है? साउथ अफ्रीका और भारत की जो समिट मीटिंग हुई इसके साइडलाइंस में, वो बहुत महत्वपूर्ण थी और ज्यादातर उसमें जो एम्फेसिस दिया गया वो ये था कि जो अब तक हमने प्रोग्रेस किया है बायलैटरल रिलेशंस में, हमारे जो आपसी संबंध हैं, उस पर संतोष व्यक्त किया गया और उसके एरियाज है, स्पेसिफिक एरिया जैसे रक्षा, कृषि, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य और कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, इस पर, और पीपल टू पीपल टाइप, इस पर ज्यादा विचार किया गया। और कैसे भारत और साउथ अफ्रीका को अपने मल्टीलैटरल या जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कैसे एनरिच किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि सिरिल रामाफोसा ने कहा कि हम G20 के सफल नेतृत्व के लिए भारत को बधाई देते हैं। साथ में ये भी बधाई दिया उन्होंने कि G20 की मेंबर्स यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाएगा। तो इसके लिए तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई उनके बीच में, और आगे बातें और भी होंगी सितंबर 8 और 10 के बीच जब G20 मीटिंग होगी और सिरिल रामाफोसा भी उसमें आएंगे। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण, हम कहें, टेक अवे था आज के मीटिंग का। अमिताभ जी, पुतिन ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के पक्ष में है। क्या इस बयान से ये समझा जाए कि पुतिन अपने पैर पीछे खींचना चाह रहे हैं? पुतिन डिप्लोमेटिकली एक गेम खेल रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जितनी टेरिटरी कैप्चर हो गई हम उसको साथ रख के, और वो कहते भी हैं इन व्यू ऑफ द चेंज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज इन द रीजन, हमें नेगोशिएट करना है, यानी जो भूसामरिक स्थिति बदली है उस क्षेत्र में, उसके संदर्भ में विचार करके हमें वार्ताएं करनी होंगी। तो ये दोनों के मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। यूक्रेन का भी है कि वो जब तक वो भूमि वापस नहीं करते और क्राइमिया वापस नहीं करते हम बात नहीं करेंगे, और रूस वो देना नहीं चाहता है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने बातें कही, और उन्होंने बहुत पुरानी बातें भी कही कि क्राइमिया में और या यूक्रेन में उसके पहले जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें भी वेस्ट का हाथ था। जो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में, उसके लिए उन्होंने वेस्ट को ब्लेम किया। तो अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता रूस यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है, और रूस ये अभी तो नहीं, दिसंबर से कह रहा है कि हमें वार्ताएं करनी चाहिए, लेकिन उनके पोजीशन बहुत डिफरेंट हैं दोनों के। रूस और यूक्रेन दोनों अलग अलग बातों पर अपना मत व्यक्त करते हैं, जो कभी संभव नहीं है कि ये दोनों मत उनके मीट करें। शुक्रिया अमिताभ सिंह। 4 दिसंबर 1993 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए मुख्यमंत्री की शपथ का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री के समर्थक नारे लगा रहे थे कि मिल गए मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का नाम था मुलायम सिंह यादव। तब बसपा की बागडोर कांशीराम के हाथ में थी, मगर 2 साल के बाद ही हालात बदले और उसी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रही थी। इस कहानी को 30 साल होने वाले हैं, और अब की जो यूपी की राजनीतिक तस्वीरें हैं उसमें मायावती कहीं नजर नहीं आती।
2022 यूपी चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती। 2017 में बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2012 में बीएसपी ने 80 सीटें जीती थी। मतलब कि पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। अब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर आज लखनऊ में पार्टी की बैठक हुई। मायावती इसमें मौजूद थी, मगर पार्टी के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले इमरान मसूद मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। कांग्रेस में बसपा को लेकर इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बृजलाल खबरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर भूमिहार बिरादरी के अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कहा जा रहा है कि ये बीएसपी को सीधा संकेत है कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन के लिए उत्सुक है, क्योंकि बृजलाल खबरी बसपा के दलित चेहरा रह चुके हैं और मायावती के खिलाफ मुखर भी रहे हैं। हालांकि मायावती कह चुकी हैं कि वो गठबंधन नहीं करने वाली, लेकिन खबर है कि पार्टी के कई नेता बसपा छोड़कर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा मायावती पर गठबंधन का दबाव बन रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की मीटिंग की बात करते हैं। क्या हुआ मीटिंग में, और यही पूछा मैंने लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से। आज की जो बैठक थी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कैसी जमीन तैयार करेगी। तमाम पदाधिकारी, सेक्टर इंचार्ज, जोनल प्रभारियों को बुलाया गया था और एक बात को साफ तौर पर कह दिया गया कि छोटी छोटी बैठकें कर इसके अलावा काडर को मजबूत करके ये जो प्रचार के पहले की कार्रवाई है इसको पूरा कर लिया जाए। यानी संगठन को जमीन पर मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त बीएसपी के आगे दिखाई दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात रही कि कैसे संगठन को उधार दिया जाए। आप इसके अलावा कार्यकर्ता जो लगातार उत्तर प्रदेश में थोड़े हताश हैं उनको कैसे जुड़ा जाए। और एक बात साफ तौर पर मायावती ने आज साफ कर दी कि ना तो वो कांग्रेस ना ही बीजेपी यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस किसी भी अलायंस में फिलहाल के तौर पर वो नहीं है, दोनों के खिलाफ है और खुले तौर पर एकला चरों की राह पे जो चल रही है। अब पार्टी प्रचार के मोड में भी आएगी। हालांकि फिलहाल अभी कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। आकाश आनंद को जिस तरीके से लाया गया, जो प्रभार दिया गया उसी पर आएंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी अपने कार्य को मजबूत करने और अपनी जमीन को तलाशने की तैयारी कर रही है और इसीलिए आज तमाम पदाधिकारियों को ये आदेश मायावती की तरफ से दिया गया है। अभिषेक, इमरान मसूद का मीटिंग में ना आना क्या दर्शा रहा है? बसपा में क्या सब कुछ ठीक है? जिस चेहरे को बसपा का भविष्य बताया जा रहा है, क्या पार्टी उससे किनारा कर रही है? देखिए, इमरान मसूद को लेकर के फिलहाल तो कुछ बड़े तौर पर नहीं कहा जा सकता। पार्टी के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने भी फिलहाल अभी इस मामले पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बैठक का जो बड़ा दारोमदार था वो संगठन को लेकर के था। संगठनात्मक बैठक थी, पदाधिकारियों को ब्रीफिंग दी गई। इसके पहले भी मायावती ने अलग अलग क्षेत्रों के रिव्यू लिए थे। उसके आधार पर किस स्ट्रैटेजी में बीजेपी माफ कीजिएगा बीएसपी आगे जाएगी, इसको लेकर के जरूर बात थी। हाँ, इमरान मसूद का भविष्य क्या है वो अभी तय नहीं दिख रहा। ये बात जरूर है कि आने वाले समय में स्थितियां कैसी बदलती हैं, क्योंकि अभी भले ही बड़े तौर पर बीएसपी ने किसी भी गठबंधन या किसी भी साथी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया है। मायावती ने खुले तौर पर कहा है कि पहले भी जो गठबंधन हुए हैं उसमें जो वोट ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसका फायदा बीएसपी को नहीं मिलता और इसीलिए वो इस बार गठबंधन में नहीं जा रही। तो आगे अगर समीकरण कुछ बनते हैं और इमरान मसूद को लेकर के अगर उन्हें भविष्य नजर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन संभव है, लेकिन फिलहाल के तौर पर इस मुद्दे को लेकर के ना तो कोई बातचीत और ना ही अभी कोई इशारा मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपने अभिषेक कहा कि मायावती गठबंधन के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमें बसपा के नजदीक जाने की कोशिश करती दिखाई देती है। इसके पीछे की मंशा क्या देखते हैं आप? क्योंकि यूपी में सीटों के हिसाब से अगर देखें तो बसपा तो लगभग खत्म हो चुकी है और वो फाइट करती भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीएसपी दोनों के सामने एक ही है, वो है अपनी जमीन को बनाए रखने की। बसपा लगातार अपना वोट का जो आधार है वो उत्तर प्रदेश में खो रही है। उसका दलित जो वोट था वो बीजेपी में पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला, शिफ्ट होता नजर आया। यही कारण है कि ये संकट जब बीएसपी को लगा तो समाजवादी पार्टी भी पीडीए के अलायंस के नारे के साथ जा रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दलितों को अपने साथ लेने की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अगर तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 26 साल के शासन में हमेशा से कांग्रेस को 3 जातियों ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है, जिसमें ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए काफी फायदे का सौदा रहा है। कांग्रेस मानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उसका अलायंस अगर बसपा के साथ होने की स्थिति में होता है
तो अपने वोट शेयर को वो बढ़ा पाएगी और उसका फायदा उसको मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित वोट भारी संख्या में है और उसका फायदा कांग्रेस लेना चाहेगी। हालांकि अभी इंडिया अलायंस के पार्टनर के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, वहां भी अभी सीटों को लेकर की स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन बसपा का दलित आधार ही कहीं ना कहीं एक बड़ा जरूर एक मौका होगा कांग्रेस के लिए। यही कारण है कि वो इस ओर देखती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मायावती ने फिलहाल के तौर पर अपने पत्ते खोल रखे हैं, उन्होंने अभी तक किसी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। अगर कोई संभावना भविष्य में बनती है तो विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा बाकी 2 राज्यों में, वहां पर भी मायावती का वोट है दलित का। तो अगर वहां पर पार्टी कॉम्बिनेशन में अच्छा करती है तो शायद कुछ स्थिति लोकसभा के आने तक बदले, लेकिन फिलहाल के तौर पर मायावती अपने संगठन में लगी है और कांग्रेस पार्टी भी अभी फिलहाल बसपा के नजदीक आने में असफल नजर आई है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक मिश्रा। मिजोरम से आज एक दुखद खबर है। रेलवे के अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिरने की वजह से 17 मजदूरों की मौत हो गई। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसमें देखा जा सकता है कि पुल में कुल 4 पिलर हैं। तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गर्डर टूटकर गिरा है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी ज्यादा। जब हम इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त भी रेस्क्यू टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तो क्या हो रहा है वहां पर, क्या अपडेट है इस खबर पर, जानने के लिए हमने बात की मिजोरम में आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। सारस्वत, क्या हादसे की वजह पता चल सकी है? कौन सी कंपनी से बना रही थी? क्या बैकग्राउंड है इसका? रेलवे तो हम लोग बताना चाहते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज था वो 25 किलोमीटर आइजोल, जो कैपिटल सिटी है मिजोरम से, वो इतनी ही दूर में था। और जब ये कोलैप्स हुआ वहाँ पे सीएम ने अभी तक इनिशियल रिपोर्ट में जितना भी निकला है, जो जोरामथंगा है वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम का, उन्होंने बोला है कि 17 आदमी लोग का अभी तक डेथ हुआ है। पर जितना तक हम लोग का सोर्सेज बोलते हैं वहाँ पे एटलीस्ट 40 वहाँ पे वर्कर्स थे और वर्कर्स का अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके ऊपर इतना बोल सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 25 to 30% रेस्क्यू ऑपरेशन अकम्प्लिश हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो मिजोरम पुलिस है, इवन जो वहाँ पे जो एक मिजो बॉडी है, वो भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी हेल्प कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो अभी तक रेलवे का स्टेटमेंट, इनिशियली रेलवे का स्टेटमेंट नहीं निकला है कितना आदमी लोग का अभी तक डेथ हुआ है। सरस्वत, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा भी की है। मृतकों के परिवार को 2 लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 देने की बात कही गई है। देखिए अभी तक जो रेलवे का जितना तक स्टेटमेंट अभी तक निकला है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता है वो लोग इसके ऊपर किसके लिए हुआ है, कौन कंपनी था, अभी तक रिवील नहीं किया है रेलवे ने बोला है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन बात करने के बाद ही वो लोग दे पाएंगे इसके ऊपर। पर जोरामथंगा ने और जो पीएम मोदी है, उन्होंने जो वर्कर्स का डेथ हुआ है उन लोग के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए भी प्रॉमिस किया है। और जोरामथंगा ने ये भी बोला है कि जितना भी ट्रेजेडी हुआ वहाँ पे डेथ हुआ है और उन्होंने कॉन्डोलेंस जारी किया उन लोग के फैमिली के लिए। और एक बात है यहाँ पे, अभी तक हम लोग नहीं जान सकते कि रेलवे के पुल क्यों गिरा है, पर इसके बीच ही जो अभी ममता बनर्जी है, जो वेस्ट बंगाल का सीएम है, उन्होंने बोला है कि काफी वर्कर्स वेस्ट बंगाल से थे और उन्होंने ये भी बोला है कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और उनका गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। सरस्वत, ये पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर माल ढुलाई के लिए होता। इसकी लोकेशन काफी रिमोट एरिया में थी, तो जाहिर है ये कमर्शियल प्रोस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो पुल बनाया जा रहा था, जो हमने पहले भी बोला 25 किलोमीटर एवे फ्रॉम आइजोल, वो काफी रिमोट विलेजेस जितना भी, क्योंकि जो जगह में बना जा रहा था वो काफी हिली एरिया था और काफी मिजोरम का काफी ऐसा विलेजेस है जहाँ पे रोड से कनेक्टेड नहीं किया जा सकता है। रोड कनेक्शन नहीं होने से
ये प्रॉब्लम आता रहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज का जितना भी प्रॉब्लम विलेजर्स को फेस करना होता था वहाँ पे, पर ये पुल अगर हो जाता तो काफी सहायता जो रिमोट विलेजेस है उन लोग को जो, क्योंकि प्राइस देखिए ये रेलवे का ब्रिज होने के बाद पहले प्राइस का जो इश्यू एसेंशियल कम्युनिटीज का प्राइस जहाँ रिमोट विलेजेस में काफी बढ़ गया था, और ये ब्रिज होने के बाद वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो विलेजेस है, और टेक्निकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि काफी रिमोट विलेजेस से कनेक्टिविटी जो पॉसिबल हो सकता था। शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए सारस्वत कश्यप। और अब बारी है भौचक की, लेकर आए हैं गर्वित श्रीवास्तव। फैसला है आपका क्योंकि सर है आपका। अगर आपके नॉस्टैल्जिया के तार जाकर 90s से जुड़ते हैं तो आपको ये वाला ऐड बिल्कुल याद होगा जो हेलमेट पहनने की जागरूकता को लेकर बनाया गया था। हेलमेट पहनना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स दफ्तर के अंदर भी हेलमेट लगाकर अपना काम करने बैठ जाए तब? हाँ जी, भौचक खबर लखनऊ की है। लखनऊ नगर निगम के दफ्तर की एक ऐसी ही फोटो बड़ी चर्चा में है जिसमें एक कर्मचारी हेलमेट लगाकर लैपटॉप पर काम करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस दफ्तर में छत का प्लास्टर आए दिन गिर जाता है। कुछ दिन पहले दफ्तर में कैश काउंटर के ऊपर प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया और इसके कुछ देर बाद दूसरी जगह का प्लास्टर भी गिरा। शुक्र है उस वक्त कोई नीचे मौजूद नहीं था। लखनऊ नगर निगम कर्मचारियों में इतना डर बढ़ गया है कि वो अब हेलमेट पहनकर ऑफिस में काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये लखनऊ के नगर निगम जोन 3 का दफ्तर है। इसकी बिल्डिंग काफी पुरानी है। यही वजह है कि यहाँ पर अपॉइंट कर्मचारी अपनी सुरक्षा की नजर से अब हेलमेट पहनकर ऑफिस में बैठते हैं ताकि सिर पर चोट लगने से बचा जा सके। वो कहते हैं कि जानकारी बड़े अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने आज तक रेडियो को बताया कि जिस तरीके के हालात हैं इनमें काम करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यालय समेत दूसरे दफ्तरों की मरम्मत करने के लिए कहा गया था। कुर्सी, स्टेशनरी, पीने का पानी वगैरह वगैरह की सप्लाई के लिए भी आग्रह हुआ था, पर कोई काम नहीं हुआ। कर्मचारी रोज दफ्तर आते हैं और अपनी जान पर खेलकर किसी तरह हेलमेट लगाए लगाए काम करते हैं ताकि हादसे से बचा जा सके। इस बारे में जब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी नगर निगम के जोन ऑफिस हैं वहां की रिपोर्ट मंगाई गई है। एक स्टेटस रिपोर्ट बनाने के बाद जिस भी तरह का रिपेयरिंग का काम है वो एक साथ शुरू किया जाएगा और जल्द ही ये परेशानी दूर की जाएगी। अब ये तो हो गई आगे की बात, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती और छतों की मरम्मत नहीं शुरू होती, बेचारे लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी हेलमेट लगाए लगाए काम करने को मजबूर तो है ही। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। सबका मालिक टेक का एक नया एपिसोड भी आ जाने वाला है, तो उसे भी जरूर सुनिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। इजाजत चाहूंगा, शुक्रिया।